हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सेहत में होंगे और आपने इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स देखे होंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जेई मेन पैटर्न क्वेश्चंस, जो कि हम देखेंगे कि हम मालूम है हमें कि जेई मेन में सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, हर चॉइस पे +4 और गलत आंसर पे -1 मार्किंग होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 10 सवाल हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये रहा पहला सवाल। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28 per cubic meter, the resistivity of the material is close to. Resistivity बताना है, ये जेई मेन का सवाल है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, ये अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ठीक है। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, ये दिया है ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर, ये भी दिया हुआ है। अच्छा देखो, एक फॉर्मूला हमें मालूम है जो हमने सीखा हुआ है कि I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यहां पे अगर मैं दिखाऊं I को लिख सकते हैं V बाई आर इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमें निकालना क्या है, यहां देख लो, तो रेसिस्टिविटी निकालना है। तो रेसिस्टिविटी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस के रिलेशन में है। तो अगर इसको लिखें इस तरह, इंप्लाइज दैट V अपॉन रो L बाई ए इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। फिर यहाँ पे रो निकालना है और ये टर्म ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो निकल के आ जाएगा V इंटू ए डिवाइडेड बाई एल एन ई ए वी डी इज इक्वल टू रो। ये कर सकते हैं, रो इधर ले गए, ये टर्म इधर लेके आए हैं। देखो क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए और ए कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे हमारे बच गया है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम और ड्रिफ्ट स्पीड। तो रो का फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे V डिवाइडेड बाई एल एन ई, कैपिटल V डिवाइड बाई एल एन ई वी डी, ठीक है। वी डी हमारा ड्रिफ्ट स्पीड है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, L इज द लेंथ। अब सारे वैल्यूज रख दो यहाँ पे। 5 वोल्ट, L देखो लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। 0.1 डिवाइड बाई N दिया हुआ है, N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 into 10 power 28, 8 into 10 to power 28 ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19। उसके बाद हमारे पास VD दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। VD इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज दिस मच और ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है 2.5 into 10 to power minus 4, 2.5 into 10 to power minus 4। तो लेट्स राइट इट डाउन हियर, 2.5 into 10 to power -4। सिंप्लीफाई करना है ये टर्म। देखो ये 2.5 5 जगह 2 टाइम्स, तो हमारे पास निकल के आएगा, मैं दिखाऊं अगर, देखो 2.5 से ये जाएगा 2 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया, तो 1/4 आ गया। 1/4 को हमें लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 1.6 है, तो सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.6, अब 10 टू पावर लिख लें, -1 28 27 -19 बच जाएगा 8 8 -4 बच जाएगा +4, 10 टू पावर 4 ये बचेगा यहाँ पे। तो 1/4 और 1/1.6 ये निकल के आया यहाँ पे। तो इसके बाद सिंपली क्या करते हैं, ये वैल्यूज जो है हम निकाल के लाते हैं। देखो 16 into 4 कर दें, 64 आ जाएगा। इससे बेहतर क्या करते हैं, 1/4 को ये 10 टू पावर 4 ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 100/4, 100/4 25 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर 2 ये निकल के आ जाएगा। 25 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर 2 ये निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए 25 डिवाइड बाई 16 अगर करें, अगर ये मल्टीप्लाई कर दें और, तो 10 टू पावर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 25/16 इंटू 10 टू पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकल के आ जाएगा 1.9 16 16 5 1.5 समथिंग, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 मीटर, सॉरी ये है रो है, तो ओम मीटर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें पास 1.6 के आसपास दिख रहा है ऑप्शन। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक बार क्या करो, यहाँ तक नोट कर लो, मैं अगले से बताता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो, अगले पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अच्छा एक बार आगे बढ़ने पहले देख लो जरा कि यहाँ पे 10 पावर 4 को मैं ऊपर ले गया था, 10 पावर 4 ही रख दिया था, यहाँ -4 जाएगा, तो ये -6 आएगा एक्चुअली में। और फिर उसके बाद यहाँ पे
-5 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे। तो ये निकल के आएगा फाइनली 1.56 इंटू 10⁻⁻5, 1.56 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। अब 1.56 से लिख सकते हैं 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें 1.6 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर, ये रहा हमारे पास सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड एल। ठीक है ना, साइड एल हमारे पास थिन स्क्वायर शीट एंड थिकनेस टी, थिकनेस का टी दिया हुआ है, मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी रो। रेसिस्टिविटी दिया मटेरियल का रो, द रेसिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर। इस ए और इस फेस के बीच हमको निकालना है रेसिस्टेंस, ए और बी के बीच, द रेसिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरियाज इन द फिगर इज। तो यहां पे ये लेंथ L दिया हुआ है, ये थिकनेस दिया हुआ है, A और B के बीच निकालना है हमें कि क्या होगा। स्क्वायर शीट है तो जाहिर सी बात है कि ये लेंथ भी हमारे पास L होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इंडिपेंडेंट ऑफ L, इंडिपेंडेंट ऑफ T। देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। देखो सबसे पहली बात कि जब दो फेस के बीच देख रहे हैं तो हमें एरिया देखना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है ना, ये एरिया हमें देखना पड़ेगा और ये हमारा लेंथ हो जाएगा। पूछ रहा है रेसिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस, तो रेसिस्टेंस देखो रो R इक्वल्स टू रो L बाई ए, यही होता है, रो L बाई ए ये होता है। अब रो तो कांस्टेंट है और L जो लिखेंगे वो लिखेंगे L, एरिया जो लिखेंगे वो लिखेंगे L इंटू टी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमें एरिया ये वाला कंसिडर करना है, L इंटू टी। ये रहा हमारे पास एरिया, तो यहां से L कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, रो बाई टी, ये निकल के आया। देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ L, सिर्फ थिकनेस से मैटर कर रहा है। थिकनेस कैसा है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, इसलिए हमारे पास थिकनेस से क्या मतलब है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L नहीं, ये गलत है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास T से, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ L, यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ L, इंडिपेंडेंट ऑफ T नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ T नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। रेस्ट सारे ऑप्शन होंगे हमारे पास गलत इस सवाल के लिए। अच्छा, तो समझ में आ गया कि जेईई मेन में सवाल आते कैसे। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपने किए होंगे बेसिक सवाल, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ भी एस्केप किया हुआ, कुछ फॉर्मूले मिस कर दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था I इक्वल्स टू NeAVD, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला, रिलेशन विद डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्रिफ्ट स्पीड, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये ना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें बखूबी तैयार करके ही रेडी रहना है, तभी आसानी से एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। 6 इक्वल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स P, Q एंड R एज शोन इन फिगर। देखो P, Q, R के बीच 6 इक्वल रेसिस्टेंस हैं। तो इक्वल रेसिस्टेंस मान लेते हैं हर एक की वैल्यू है R, ये R, ये भी R, ये भी R, 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 ये दिया हुआ है। देन द नेट रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन। तो हमें पता करना है नेट रेसिस्टेंस किन के बीच मैक्सिमम है, P एंड Q के बीच, Q एंड R के बीच, P एंड R के बीच, या एनी 2 पॉइंट्स। तो इसको करने के लिए हर एक 2 पॉइंट के बीच हमें रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, R के टर्म्स में देखना पड़ेगा कि किन के बीच जो है मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। देखो ये 3 रेसिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट जो होगा R/3 होगा, और ये दोनों है, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, R/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे R है, तो अगर हमें निकालना है P और Q के बीच, तो R जुड़ा है और ये पूरा रेसिस्टेंस जुड़ा है इसके साथ पैरेलल में, तो R/3 और R/2 का नेट हो जाएगा R/3 प्लस R/2। ठीक है, और वो कितना निकल के आएगा, R/3 प्लस R/2, ये हो जाएगा 2R प्लस 3R, 5R/6, 5R/6, ये होगा पैरेलल में इस R के साथ। तो P और Q के बीच जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो होगा R
इंटू 5R/6 डिवाइडेड बाई R प्लस 5R/6, यही करना पड़ेगा। तो निकल के आएगा 5R², ये 6 नीचे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 11R। तो यहां पे निकल के आ गया ये 5R/11, PQ के बीच निकल के आ गया 5R/11। इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं QR, Q और R के बीच। अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में मान जाएंगे, फिर ये ओवरऑल इसके साथ पैरेलल में होगा। तो R/3 और R अगर सीरीज में है तो हो जाएगा 4R/3, R/3 प्लस R 4R/3। अब 4R/3 इसके साथ पैरेलल में है, 4R/3 R/2 के साथ पैरेलल में है। तो देखो यही अपर पार्ट मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। रेसिस्टेंस बिटवीन QR 4R/3, ये पैरेलल में है R/2 के साथ, यही करेंगे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 4R/3 और तो लिख सकते हैं ये 2R²/3, नो इशू, 2 और 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई 6, 8R प्लस 3R 11R, तो 2 बचेगा, तो 4R डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। चेक कर लो ये रेसिस्टेंस बिटवीन QR। इसकी तो हम लोगों ने यूज कर लिया इस फॉर्मूले को, ये हम लोग मिटा देते हैं। अब जरूरत केवल इस वैल्यू की है। PQ और QR में जाहिर सी बात है PQ तो ज्यादा आ गया है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं P और R के बीच। तो P और R इस बार ये और ये सीरीज में है, R और R/2 सीरीज में है, ठीक है ना। तो R R/2 सीरीज में हो जाएगा 3R/2, 3R/2 R/3 के साथ पैरेलल में है। यहां पे करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज इक्वल टू, यहां पे निकल के आएगा P और R के बीच निकल के आ जाएगा P और R, हमारे पास निकल के आया था R/2 और ये R, तो 3R/2 मल्टीप्लाइड विथ R/3 डिवाइडेड बाई 3R/2 प्लस R/3, ये निकल के आएगा। तो बहुत आसानी से देख सकते हो ये निकल के आएगा R²/2 डिवाइड बाई 9R प्लस 2R 11R डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 3R/11, यानी कि रेसिस्टेंस बिटवीन PR इज इक्वल टू 3R/11। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, बस चेक करना है कौन सा मैक्सिमम है। तो रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q 5R है ऊपर में, तो यानी कि ये वाला हमारे पास सही ऑप्शन होगा। बिटवीन P एंड Q इट्स मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप कि एक एक चीज जो है क्लियरली समझ में आ रही है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इन द बिलो सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज, ये सर्किट है, हर एक रेजिस्टेंस कितना करंट ये निकालना है, 0.25, 0.501। अच्छा अब देखो सारे 2 वोल्ट बैटरीज लगे हुए हैं। देखो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहां लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहां देखो 2 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल यहां लगा हुआ है 2 वोल्ट का। फिर यहां देखो 2 वोल्ट यहां लगा, 2 वोल्ट यहां लगा हुआ है, और यहाँ 1 ओम है, प्लस टर्मिनल यहाँ पे है, प्लस टर्मिनल यहाँ पे है। तो सोचना है हमें कि क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है हर एक टर्मिनल एंड के बीच। अब देखो यहां पे 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। जरा आंसर सॉल्व करने से पहले जेईई मेन का सवाल है, जो लोग कुछ लोग सवाल पढ़ेंगे तुरंत पेन चलाने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन देखो इस सवाल को कि भाई क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है इसके बीच। 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, दोनों का सेम टर्मिनल जो है एक ही एंड पे है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहां पे। तो यानी कि इसमें करंट 0 होगा,
इस एंड से सोचना चाहो तो भी देख सकते हो, दो वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है इस एंड पे, तो कहीं से एनफोर्समेंट नहीं होगा, इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सिमिलरली इस केस में देखो दो वोल्ट का पॉजिटिव एक साइड पे और यहाँ नेगेटिव एक साइड पे, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सेम अप्लाइज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, चाहे आप चाहो तो इसे सर्किट बना के सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, अगर अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसमें ऐसा I1 वैल्यू का, लेट अस से I1 वैल्यू का, मैं दिखा देता हूं कि कैसे अभी भी जीरो आ रहा है। हम क्या करते हैं, किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं इस लूप 1 में। मैंने जीरो तो डायरेक्ट सोच के बता दिया, देख के डायग्राम बता दिया है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई होने के लिए देखना चाहते हो तो करंट I1 मान लेते हैं, लूप लॉ लगा देते हैं, और लेट अस से कि प्लस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को प्लस लेंगे। कन्वेंशन हमारा ये रहेगा, जैसा नॉर्मली कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा करते हैं। तो पहले अगर हम गए अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां देखो बहुत आसानी से। पहले अगर हम गए ये सेल लो टू हाई तो -2 वोल्ट, फिर यहां आए हाई टू लो सो +2 वोल्ट, उसके बाद यहां पे गए तो हाई से लो जा रहे हैं तो +1 I1 बराबर 0, यही करते हैं। तो ये आ रहा है I1 बराबर 0, देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया। सिमिलरली व्हेन यू विल अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ इन दिस लूप नंबर 2, देखोगे कि फिर देखो ये एक तरफ माइनस देगा, एक तरफ ये प्लस दे देगा, तो यहां पे भी करंट जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो, यहां भी जीरो निकल के आ जाएगा। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। इस तरह देख सकते हो आराम से, केवीएल लगा लो तो भी आसानी सवाल हो जाएगा। 0 एम्पियर ही करंट होगा नेट करंट हर एक रेसिस्टेंस में। तो आंसर बहुत सिंपल सा, इट्स अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। आसानी से ऑप्शन सी करो, स्कोर मार्क्स, आगे बढ़ो, वेरी इजीली डन। तो अगर किरचॉफ आपने करंट स्टडी किया है, किरचॉफ लॉ किया है, या फिर सर्किट्स का अंडरस्टैंडिंग है, तो आसानी से ऐसे सवाल कर सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट इन द 1 ओम रेसिस्टेंसेस, हमें निकालना है इस 1 ओम में कितना करंट होगा। अब यहां पे दिया 1.3 एम्पियर फ्रॉम P टू Q, 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P, 0 एम्पियर सी ऑप्शन, D 0.13 एम्पियर फ्रॉम P टू Q। तो 0 या 1.13 या 1.3 के बीच है, तो क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका लगाते हैं किरचॉफ लॉ का। भाई मान लेते हैं कि ये 9 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 6 वोल्ट का, यहाँ से करंट फ्लो हुआ लेट से I1, ठीक है। जब ये जाएगा तो लेट अस से कि यहाँ पे करंट एक और चल रहा है इसमें, लेट से I2, ये दोनों मिल गया यहाँ पे, लेट से I3, यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है। बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर दूं, I1 यहां से चला, I2 मान लेते हैं इसमें, तो इसमें आ गया I1 प्लस I2, जो इस सर्किट में भी फ्लो होगा यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है इस सर्किट के लिए। अब किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा हमें। तो पहला लूप ये ले लेते हैं, लूप 1 में लगाएं केवीएल। तो पहले आएगा, मान लेते 3 ओम रेजिस्टेंस आया, इसमें करंट है I1, तो हाई से लो अगेन प्लस लेते हैं, तो I1 इंटू 3 ओम, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, तो यहां पे है सबसे पहले +3 I1, ठीक है, +3 I1। इसके बाद यहां पे लो से हाई, सो -9 वोल्ट करेंगे, -9, फिर यहां पड़ेगा I1 और ये 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो +2 I1, ठीक है, ये निकल के आ गया। और उसके बाद यहां पे I2 आए, हम जा रहे हैं लो से हाई, सो -1 I2, सो -I2 बराबर 0। क्या निकल के आ गया, 3 I1 प्लस 2 5 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9, -9 है यहाँ पे, तो उधर जा गया +9। इक्वेशन नंबर 1 ये निकल के आ गया, ठीक है। I1 I2 के बीच एक रिलेशन ये निकल के आ गया। इस सर्किट में देखते हैं, यहाँ पे एक लूप और बनाते हैं, ये हमारा लूप नंबर 2। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2,
अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले गए हम इसमें हाई से लो, सो +1 I2, ठीक है। फिर यहां आए तो बैटरी बढ़ा माइनस से प्लस हो गया -6 वोल्ट। फिर आगे आते हैं यहां पे 3 ओम के बीच 3 × I1 + I2 बराबर 0, यही करते हैं। तो I2 + 3I2, 4I2 और 3I1, 3I1 + 4I2 बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आसानी से दोनों सॉल्व करके हम लोग I2 की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो I2 निकालनी क्यों ना, I1 कैंसिल आउट करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो निकल के आएगा 2 इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 15I1 - 3I2 बराबर 27। ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 × 5 15I1 प्लस 4I2 है। तो 4I2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहां पे फिर से 3 से, तो ये हो जाएगा 12I2 बराबर 6 × 3, सॉरी 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 × 5 30, और ये मल्टीप्लाई किया है 4 × 5 20 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20I2 रहेगा यहाँ पे, 12 नहीं रहेगा। ठीक है, ये आ गया दोनों। अब क्या करते हैं, सिंपली इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों, तो माइनस 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 हो जाएगा। 3 - 20, सो -23I2 बराबर 27 - 30, दैट गिव्स अस -3, तो I2 बराबर 3/23, ये निकल के आ गया। दिस विल बी समथिंग अराउंड 0.1, तो ये 27 70 समवेयर अराउंड 3.13 एम्पियर। I2 बराबर 0.13 एम्पियर, ये निकल के आ गया। अब 0.13 एम्पियर निकल के आ गया, इसका मतलब कि 0.13 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, और ये फ्लो हो रहा है क्योंकि प्लस आया है, तो हमने जो माना है Q से P के बीच फ्लो हो रहा है वो एकदम सही माना है, Q से P के बीच फ्लो होगा, तो आंसर होगा 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q to B, यही हो गया हमारा सही जवाब। तो देखो समझ में आ रहा है कि किस तरह के सवाल आते हैं हमारे पास जेईई मेंस में, टफ सवाल नहीं आते हैं, और होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर बेसिक किसी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लियरली कर सकते हो जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस, जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। होप कि हर एक चीज़ क्लियर है, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी वक्त लिया है, मैं ऐसा करूँगा कि इस एक्सरसाइज के लिए ये 5 सवाल बहुत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप कि आपको समझ में आया चीज़ें कैसे करनी है। देखो मैं एक बार और एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पे कि जेईई मेंस की तैयारी और जेईई एडवांस की तैयारी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जेईई मेंस में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, आपको फॉर्मूला उतना अच्छा ब्रशअप होगा, इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा एडवाइस हमेशा रहा है कि प्रैक्टिस बढ़ाओ, जेईई मेंस में अगर स्कोर करना है वो अच्छा रहेगा आपका अच्छे रैंक लाने के लिए। एडवांस में आपको क्या कैसे तैयारी करना है कि आपको चीज़ें तो आनी चाहिए बट अच्छे सवाल करने हैं कि आखिरकार क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछा सकता है, कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना है, यू हैव टू बी क्लियर कॉन्सेप्चुअली, और फिर उनका एप्लीकेशन अच्छे से सवालों में जब तक अच्छे सवाल नहीं करोगे तब तक एडवांस जो है उसका तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो एडवांस की तैयारी के लिए अच्छे सवाल करो, वहाँ से वो सीख लोगे। तो और जेईई मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर, फॉर्मूले एकदम पूरे दिमाग में तुरंत आ जाए, ठीक है ना, ऐसे करना है। तो आज के एक्सरसाइज के लिए 5 सवाल पे हम लोग सफिशिएंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं और बखूबी सीख रहे हो चैप्टर्स। मैं अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपसे मिलूंगा कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।